बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान पर आज सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने समाअत की और मामला जो है वो पूरी दुनिया ने देखा, पूरी कौम ने देखा, लाइव जो है वो टेलीकास्ट किया गया। बराह रास्त नशियात चल रही थी और जज साहबान अपने रिमार्क्स भी दे रहे थे और इस खत के मुतल्लिक डिस्कस भी हो रहा था। अटॉर्नी जनरल अपना जवाब दे रहे थे। इसमें इस समाअत के दौरान जो है मुख्तलिफ सवाल उठाए गए। एक तो बड़ा अहम सवाल ये था कि चीफ जस्टिस कादी फाइज़ साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के या किसी भी हाई कोर्ट के काम में मुदाखलत नहीं करती। अगर ये मामला आया था, किसी ने प्रेशराइज किया था, तो इन जज साहबान के पास ये पार थी, ये इख्तियार था कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करते या उस वक्त जो है वो चीज़ें सामने लेके आते। और ये मामला कोई साल 1.5 साल पुराना भी है जिस पर जो है अब बात की जा रही है। और पहले अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन जज साहबान के साथ मुलाकात हुई साबिक चीफ की, तो उसमें बतौर सीनियर जज उन्हें भी शामिल नहीं किया गया था। फिर इसके साथ साथ जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो भी बड़ी काबिल गौर हैं और कि पुराना वाक़या जो है अब क्यों बयान किया जा रहा है, इस वाक़े पर सुप्रीम कोर्ट कैसे जो है वो एक्शन ले सकती है, इस वाक़े पर हाई कोर्ट के जज साहबान ने खुद एक्शन क्यों नहीं लिया। और फिर नाज़रीन, एक और बड़ा इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल तब सामने आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान, जिसमें कादी फाइज़ साहब भी शामिल हैं, उनको भी ख़त मिल गए हैं और उनको भी जो है वो धमकी आमेज़ एक जो है वो थ्रेट मिला है, एक उसमें पाउडर मिला है। और फिर लाहौर हाई कोर्ट के जज साहबान को भी ख़त जो है मौसूल हो गए हैं। आज समाअत तो हुई और 29 अप्रैल तक ये समाअत मुकम्मल भी होगी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई एक्शन ले सकती है? बारे सबूत जो है वो किस पर आता है, सबूत किसने पेश करने हैं, किस इदारे के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? हमारे साथ मौजूद हैं साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर साहब। उनसे हम रहनुमाई लेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये मामला क्या है और किस तरफ जा सकता है। इरफान कादर साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। सर, आपने भी आज समाअत सुनी, हमने भी सुनी, देखा हमने भी, तो सर बताइएगा कि एक तो जो सवाल उठाया जा रहा है कि अगर किसी ने प्रेशराइज किया था तो उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और अगर ये मामला साल 1.5 साल पहले पुराना का था तो उस वक्त जज साहबान जो है वो कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की। सर हाँ, ये सवाल बिल्कुल मैं समझता हूँ दुरुस्त है कि अगर उनके पास इसका इख्तियार था कि उनको कोई दबाव में ले या उनकी आज़ादी के रास्ते में, अदलिया की आज़ादी के रास्ते में कोई आए जी, तो अदालतें हमारी इतनी कमज़ोर नहीं हैं, उनको ये पावर्स अवेलेबल हैं कि वो एक्शन लें और ख़ास तौर पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून के तहत ले सकती हैं। उसके अलावा उनको ये भी पावर है कि जिन लोगों ने इस तरह की कोशिश की है उनके खिलाफ वो पर्चे करवाएं, क्योंकि पर्चा सबसे बेसिक चीज़ है जिसके बाद के तफ्तीश शुरू होती है। और तफ्तीश करना जो है वो जज साहिबान का काम नहीं है कि अपने मामले में वो खुद ही तफ्तीशी बन जाएं। तो तफ्तीश का जो काम है वो तो अमूमन पुलिस का होता है और वो पुलिस के सामने अगर ये क्वाइफ रखे जाते हैं, क्यों नहीं रखे गए, इसका भी जवाब जज साहिबान को देना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही सवाल थे कि अगर उनके पास ये इख्तियार था तो उन्होंने क्यों नहीं इस्तेमाल किया। अगर ये वाक़या आज से कुछ अर्सा पहले हुआ था तो उस वक्त खामोशी क्यों इख्तियार की गई। तो जज साहिबान से जब ये वजाहत मांगी जाएगी तो ऑब्वियसली उनको इसका जवाब देना पड़ेगा और इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि जब उन्होंने ये मामला चीफ जस्टिस के साथ उठाए, जिसमें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शामिल हैं और जिसमें कि पाकिस्तान के साबिका चीफ जस्टिस भी शामिल हैं, तो उन्होंने इस पर रद्द अमल क्यों नहीं दिया, उन्होंने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया। और जब उन्होंने इस पर एक्शन नहीं लिया तो इन जज साहिबान ने इतना अरसा खामोशी क्यों इख्तियार की और अब क्या वजह थी कि उनको ये कहना पड़ा कि उनकी आज़ादी जो है वो पामाल की जा रही है। तो ये सारे सवाल जो है इसमें उठेंगे। ठीक कह रहे हैं आप। सर इरफान साहब, मुझे बताइएगा कि बाज़ जो है वो लोग ये कह रहे हैं कि इन जज साहबान को जो है तलब नहीं किया जा सकता और ना ही गुब्बारे सबूत इन पे आता है। सबूत पेश करना इन जज साहबान का काम नहीं है, उन्होंने बस लेटर लिखना था, लेटर लिख दिया। तो ये अगर जज साहबान पेश नहीं होंगे या सबूत नहीं देंगे तो फिर कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी? सर बिल्कुल कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। और ये कौन सा कानून है जहाँ पे लिखा हुआ है कि जजों ने सबूत नहीं देना?
सबूत तो जिसके साथ भी कोई ऑफेंस होता है, जिसके साथ भी कोई वाक़या होता है, जिसका भी कोई नुकसान होता है या जिसके खिलाफ कोई जुर्म करता है, तो सबसे पहले तो वो शख्स अपनी शिकायत लेके वहाँ पहुँचता है थानेदार के पास। तो जज भी एक उसी तरह का एक इंसान है जैसे कि मैं और आप हैं जी। तो अगर वो अपने कोर्ट के बारे में सेंसिटिव है तो वो तो मैंने बता दिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उसको पावर है। लेकिन अगर वो समझता है कि उसके घर में कोई घुसा है या चोरी हुई है या उसको डराया धमकाया गया, तो उसके लिए पुलिस है। यही दो रास्ते हैं, और कोई तीसरा रास्ता तो नहीं है कि जहाँ के किसी कानून में लिखा हो कि अगर जज के साथ कोई ऑफेंस होगा तो जज जो है नॉर्मल जो चैनल्स हैं उनका दरवाज़ा नहीं खटखटाएगा, पुलिस के सामने जज नहीं जा सकता। ऐसी तो कोई चीज़ कानून में नहीं लिखी हुई। और मैं खुद हैरान हूँ कि कुछ वकला की तरफ से ऐसी बातें आई हैं। वो क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? क्योंकि जज जो है वो एक उसको कोई इस तरह की तो इस्तिस्ना हासिल नहीं है कि उसके घर में कोई ऑफेंस होता है तो वो खुद ब खुद ही प्रूव हो जाएगा और उसको शवाहिद भी देने की ज़रूरत नहीं है और उसको एक दरख्वास्त देने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको अपनी शिकायत जो है वो दर्ज कराने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली तो कुछ नहीं होगा। तो सर जैसे कि पहले कमीशन बना इस कार्रवाई इस पे इंक्वायरी करने के लिए, जारी बात है कमीशन बनता तो वो लोगों को तलब करता, इंक्वायरी करता, फिर अपनी रिपोर्ट पेश करता। अब जबकि लार्जर बेंच बन गया, उस कमीशन को भी मुतनादा किया गया। इस कमीशन के जो सरबराह थे जिलानी साहब, उन पे आज सुप्रीम कोर्ट में ड्यूरिंग हियरिंग जो ये बात सामने आई कि उन पे भी जो है वो ट्रोलिंग की गई, उन पे प्रेशराइज किया गया उन्हें, और फिर बिलाखिर जो है उन्हें अलग होना पड़ा। तो अब जारी बात है कि लार्जर बेंच बन गया है, समाअत हो रही है, तो इंक्वायरी सर कौन करेगा? इंक्वायरी करके जो है वो चीज़ें सामने कौन लाएगा कि क्या वाकई को वाकई हुआ था या नहीं हुआ था? आपका बड़ा जायज़ सवाल है कि इस मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इसको टेक अप करता है जी, तो क्या वो खुद इंक्वायरी करेंगे सारी चीज़ में? जी। तो इंक्वायरी का तो इख्तियार नहीं है जजों को। और आज जस्टिस फायद ईसा चीफ जस्टिस ने बाकायदा आर्टिकल की तरफ बहुत एम्फोसिस ले किया, क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 175 की तरफ, जहाँ पे उन्होंने अटॉर्नी जनरल से वो आर्टिकल पढ़वाया और उन्होंने कहा कि हमारा जो दायरा इख्तियार है वो तो महदूद है, हम तो उस हद तक ही जा सकते हैं जिस हद तक हमें कानून और आइन इजाज़त देता है। जो मामले हमारे करने के नहीं है कानून और आइन में, हम उन हदूद को नहीं छू सकते। तो उनको तो खुद इस चीज़ का ख्याल है। तो लिहाजा एक अदालत जो है वो खुद इंक्वायरी तो नहीं करेगी। अब इतने दिन सुनने के बाद अगर उन्होंने यही फैसला करना है कि जी इंक्वायरी किसी और ने करनी है, तो बेहतर है कि पहले ही इंक्वायरी किसी और से करा ली जाती। इसीलिए एक कमीशन बना था और वो जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी जो है गालिबन वो बहुत अंडर प्रेशर आ चुके थे क्योंकि शोर बहुत मच गया था और उनका ख्याल था कि अब चूँकि जिस तरफ भी मेरी रिपोर्ट आएगी, क्योंकि दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि एक उसके सियासी पहलू भी है, सियासी महरक़ात भी हैं, तो उनका ख्याल था कि जिस तरफ भी रिपोर्ट आएगी तो जो मुखालिफ सिमत से आवाज़ें उठनी शुरू हो जाएंगी तो मैं इस कंट्रोवर्सी में क्यों आऊँ। और वो इसी वजह से चले गए थे। तो ये चीज़ें एड्रेस करने की कि मुल्की हालात को इस हद तक इस नैज पे किसने पहुँचाया कि आज जजेस जो हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, खुद अपने मामलात में वो फैसला नहीं कर सकते, वो कंटेम्प्ट पे इनिशिएटिव नहीं ले सकते, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं कर सकते। अगर उनको किसी कमीशन का हेड बनाए तो वहाँ पे भी उनके लिए मुमकिन नहीं है फैसला देना। तो ये जो अदलिया का एक रोल था, उससे जो एक माहौल में एक इस तरह का प्रेशर उन पे आ जाता है, खुद ब खुद जजेस प्रेशर ले लेते हैं। वो माहौल किसने कायम किया था? तो मैं बता देता हूँ आपको किसने कायम किया था वो माहौल जो था वो अदलिया के अंदर से कायम किया गया था। क्योंकि जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी बहाल हुए थे तो उस वक़्त अदलिया की आज़ादी के नाम पे बहाली हुई थी, लेकिन वो आज़ादी जो थी बिल्कुल पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा आज़ाद अदलिया जो है वो मार्ज़े वजूद में आ गई थी उस तहरीक के बाद। लेकिन फिर वो ऐसी अदलिया थी जो क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 175 से गवर्न नहीं हो रही थी, बल्कि वो एक मादर पिदर आज़ाद अदलिया बन गई। ऐसे ही। और इसी वजह से फिर कुछ चीफ जस्टिस ने इस कदर खिलवाड़ किया अपनी अथॉरिटी से, अपनी पावर से, अपनी जुरिस्डिक्शन से, कि वो सब हमने देखा। उसमें इफ्तिखार चौधरी साहब भी शामिल थे, उसमें वो शख्स जो है जिसने वो जो जज था जवाद ख्वाजा वो भी शामिल था,
उसने भी बहुत अपनी हदूद को और कयूद को पार किया। और फिर अभी रिसेंटली हमें याद है कि उन्होंने, एक जज साहब ने कहा था कि वो बाबा रहमते बन गए हैं, और एक जो थे उन्होंने अपनी मर्जी के बेंचेस बनाए, और फिर एक चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि अदलिया की जो आज़ादी है वो हमने विदिन, हमारे अंदर से हमने आज़ादी सलब की है। और अंदर से कैसे की है कि चीफ जस्टिस जब अपनी मर्जी के बेंचेस बनाने शुरू कर दिए और एक चीफ जस्टिस पूरे सुप्रीम कोर्ट पे हावी आ गया, तो अदलिया की आज़ादी और सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी तो एक फर्द वाहिद चीफ जस्टिस ने ख़त्म कर दी थी। तो ये सारे मामला भी फिर क्या यहाँ पे एड्रेस होंगे? अगर ये भी सारे एड्रेस होंगे और एक ट्रांसपेरेंट एक्सरसाइज इस पे करेंगे, और अदलिया जो है खुद सुप्रीम कोर्ट भी अपनी इंट्रोस्पेक्शन करेगी और वो पॉइंट आउट करेगी ये फ्लॉज, तो बिल्कुल ज़रूर करें। और ये वाकई एक बहुत बड़ी यानी एक तारीखी ये एक प्रोसीडिंग्स होंगी अगर इस तरह से न्यूट्रलिटी के साथ इसको देखा जाए। उसमें फिर ये भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के चंद पीसीओ जजेस ने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस को 31 जुलाई की जजमेंट से निकाल दिया था, जो कि पार्टी भी नहीं थे। एक वॉइड एब इनिशियो ऑर्डर के तहत ये सारा कुछ खत्म कर दिया था। उसमें यह भी देखना पड़ेगा कि जब एक जज निकाला जाता है और अदालत का फैसला आ जाता है तो क्या वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बहाल होता है। उसमें यह भी देखना पड़ेगा कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी बहाल हुए थे, क्या उन्होंने जो अपॉइंटमेंट्स की थी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बहाली के बाद, तो क्या वो अपॉइंटमेंट जो थी वो कानूनी थी? तो फिर ये अगर सारा कुछ देखेंगे, न्यूट्रलिटी के साथ देखेंगे, तो जरूर देखें, इससे मुल्क का फायदा होगा। लेकिन अगर वो इस तरफ ना गए और कंप्लीट न्यूट्रलिटी ना मेंटेन कर सके, तो मैं समझता हूं कि ये सारी एक्सरसाइज जो फुल कोर्ट की, इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। चलें सर, बहुत शुक्रिया इरफान कादर साहब, आपने हमें वक्त दिया, हमारी रहनुमाई की, कौम की रहनुमाई की, और कानून बताया कि ये मामला किस तरफ जा सकता है और ये असल में कार्रवाई हो क्या रही है। मुझे एक ब्रेक भी कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे कि जो प्रोसीडिंग चल रही है 29 अप्रैल तक ये प्रोसीडिंग मुलतवी होगी, और जो मामला जो ख़त आना शुरू हो गए हैं, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर लाहौर हाई कोर्ट में आना शुरू हो गए, ये मामला क्या है, इस पर भी बात करेंगे। मिलते ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जो लार्जेस्ट बेंच की आज समाअत हुई है, क्या ये जो बेंच है कोई फैसला कर पाएगा, या इस पर कोई फैसला हो सकता है, या किसी इदारे को या किसी इदारे के खिलाफ कोई चीज़ आ सकती है, नहीं आ सकती। हमारे साथ मौजूद हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे रहनुमाई लेते हैं कि आखिरी मामला किस तरफ जा सकता है। आबिद ज़ुबैरी साहब, सर शुक्रिया हमें सर वक्त देने का। बताइएगा, आज की समाअत आपने भी सुनी, हमने भी सुनी, बल्कि पूरी कौम ने ये समाअत सुनी, जिसमें बड़ी अहम बात आज चीफ जस्टिस ने की कि वो सुप्रीम कोर्ट जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के काम में मुदाखलत नहीं कर सकती। अगर किसी को ख़त मिला था, अगर कोई प्रेशराइज हो रहे थे जज साहबान, तो उनके पास तौहीन अदालत का भी इख्तियार था, तो वो क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया। तो सर क्या देखते हैं, किस तरफ जाएगा ये मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात चीफ साहब की कुछ बात उन्होंने सही की कि मतलब कि एक जज आप उसके काम में मुदाखलत करें या कोर्ट में कोई बदतमीजी करें या कोई भी करें, तो एक और उसकी ऑर्डर की हुक्म उदूली करें, तो कोर्ट के पास अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 204 और फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस है, उसके तहत उनके पास पूरा इख्तियार होता है कि उस शख्स के खिलाफ वो कार्रवाई करें। हाँ, ये उसमें नहीं की गई, लेकिन वो एक मामला ऐसा था कि उन्होंने इतना प्रेशर था, उनके ख़ानदान वालों के साथ भी वो तंग कर रहे थे और उनके साथ तशद्दुद किया जा रहा था, तो वो ये बात मुद्दा उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को बयान किया कि हमारे साथ ये हो रहा है। और ये बेसिकली उनका था कि इतनी मुदाखलत है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में और ऊपर और इंटेलिजेंस एजेंसीज और इनकी तरफ से इस तरह से मुदाखलत हो रही है पॉलिटिकल केसेस में, तो आप इसको इंस्टीट्यूशनल लेवल पर उठाएं, ये इंडिविजुअल जजेस का मामला नहीं है, क्योंकि ये अटैक जो है ये पूरी अदलिया के ऊपर है। ये एक जज का मामला नहीं है कि वो अपनी कंटेम्प्ट की पावर एक्सरसाइज करते हुए वो उनके खिलाफ एक्शन ले ले। आप इसको इंस्टीट्यूशनल लेवल पर उठाएं। ये उन्होंने अपने चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त की, और फिर वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान और बाकी 2 सीनियर जजेस से भी मिले सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल जाके, तो उसमें जस्टिस फाइज ईसा भी उस वक्त उन्होंने लिखा है अपने खत में कि उनसे भी उनकी मुलाकात हुई, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने दोबारा फरवरी में ये बात लिखी और अपने चीफ जस्टिस से कहा कि इस तरह से चीज़ें आप देखें, हमारे साथ ये हो रहा है, हमने पहले भी खत लिखा, और इस तरह से काम में बेहतरी लाएं, आप इंस्टीट्यूशनल लेवल पे इस बात को उठाएं। तो लेकिन वहाँ भी नहीं ये बात हुई। अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद उस वक्त पूरा अपने फुल कोर्ट बना लेते,
बैठ रहे उसको एड्रेस कर लेते तो बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि बेंचेस बनाने का इख्तियार फिलहाल हाई कोर्ट में तो चीफ जस्टिस के पास है। तो उन्होंने कहा पे तो नेचुरली वहां भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद उन्होंने ये खत लिखा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा कि आप बता दीजिए कि अगर इंस्टीट्यूशन कोई हमला हो रहा है और इंडिविजुअल जजेस के साथ ये तशद्दुद वाक़यात हो रहे हैं, वो काम नहीं कर सक रहे आइन और कानून के हिसाब से, तो हमें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। ये बात उन्होंने कही। ये सिर्फ इंडिविजुअल कंटेम्प्ट का मामला नहीं है, क्योंकि ये बहुत डीप रूटेड है, और इतना डीप रूटेड है कि आप देखिए कि उनकी इतनी हिम्मत है हो गई है उन लोगों की कि वो जाके जजों से कहते हैं अपनी मर्जी का फैसला लेना चाहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की बात करते हैं। फिर उन्होंने एग्जाम्पल भी दी कि एक जज साहब ने, एक डिस्ट्रिक्ट जज ने कोई एक्शन लिया, उनको पहले तो लाहौर ट्रांसफर करके पंजाब के किसी फार फ्लंग एरिया में उनकी पोस्टिंग कर दी गई। अब देखें ना, अब जज एक कोई स्टैंड भी लेता है, उसके साथ इस तरह से कार्रवाई हो जाती है, तो फिर कौन हिम्मत करेगा। तो देखिए सर, अगर जज साहबान खुद हिम्मत नहीं कर रहे और नहीं करना चाह रहे थे, तो मैं और आप या कोई और आम शहरी जो है वो किस तरह इंसाफ जो है वो तलब करेगा, इंसाफ कैसे मिलेगा। आप बिल्कुल सही करें, लेकिन मेरा तो सलाम करता हूँ इन 6 जजों को कि जो बात हम सब जानते थे, सिर्फ बातें होती थी, अब वो खुल के उन्होंने बात कर दी, उन्होंने इंस्टेंसेस दे दिए कि इस जज के साथ ये हुआ, उस जज के साथ ये हुआ, और अगर हम इंसाफ नहीं कर सकते, आप बताइए क्या हम किस नहज पे पहुंच चुके हैं बरू साहब के हम जज कह रहे हैं कि हमें इंसाफ दो। हम तो खुद उनके, मैं और आप तो खुद उनके पास मैं लोगों को रिप्रेजेंट करके आपको लेके जाता हूँ कोर्ट में कि जी हमारे ये आदमी है, इसके साथ ये इसकी मुश्किल होगी, आप उनको इंसाफ दीजिए। तो अब जब वो क्या इंसाफ देंगे, वो खुद आज खड़े होके जुडिशल हाईएस्ट ऑफिस सारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट 8 जजेस हैं, उसमें 6 जजेस, 7वें जज भी उनके साथ जस्टिस हसन औरंगजेब साहब, वो सब कह रहे हैं कि जी हमें इंसाफ करने में हमें मुश्किल हो रही है। फिर बताइए हम कहाँ जाएंगे। कोई भी सेंसिटिव मामला होगा जिसमें कोई एक एग्जीक्यूटिव जो चाहेगी वो अपने मर्जी के फैसले ले लेगी। तो सर ये मामला सर किस तरफ जाएगा। आज जो हियरिंग हुई है 29 अप्रैल तक ये हियरिंग जो है वो मुलतवी हो गई है। आज जो चीज़ें सामने आई, काजी फाइसा साहब के खुद जो उन पर जो बीती, वो भी केस जो है वो उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या बीती थी और उस पर क्या एक्शन हुआ था। तो मामला जाएगा किस तरफ। क्या जो जारी बात है, लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई कार्रवाई कर सकती है, या कोई कमीशन जो है बन जाएगा इंक्वायरी के लिए। कोई के साथ, ये बहनोई के साथ ये बात हुई, या उनके साथ हुई, उनके घर से कैमरे निकले, उनके बेडरूम से कैमरे निकले, तो वो कहां से सबूत लाएंगे किसने लगाए। उन्होंने क्या देखा होगा किसने वो कैमरे लगाए। तो बताएं, तो मतलब बारे सबूत उन पे नहीं है। बारे सबूत ये है कि अगर ये इंसिडेंट्स हुए हैं जो वो कह रहे हैं, क्योंकि मैं यकीन करूंगा अपने 6 जजों पे सर, वो कॉन्स्टिट्यूशनल उन्होंने हल्फ लिया हुआ, और ये बात वो आज से नहीं मई से करे जा रहे हैं, तो बार दूसरों पे जाती है जिनके खिलाफ इल्जाम लग रहा है। और यही सवाल ये उठ रहा है ना, आज भी यही सवाल उठा के उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं मूव की, और जो है वो क्यों। देखिए मैंने शुरू में आपकी इस बात का जवाब दे दिया था। मैंने खुद ये सवाल किया था कंटेम्प्ट। देखिए वो कंटेम्प्ट एक इंडिविजुअल जज कर सकता है। मैं एक जज हूं, मेरे साथ ही हो रहा है, मैं उसका करूं। वो बात कर रहे थे कि ये इंस्टीट्यूशनल इंटरफेरेंस है, ये एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस, सब एक इंस्टीट्यूशन पे हमला है, इसको इंस्टीट्यूशनल लेवल पे उठना चाहिए। ये सिर्फ एक जज की कंटेम्प्ट का मामला नहीं रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि मतलब कि इसको सिर्फ मैं कोर्ट में आता हूं, आप जज साहब से बदतमीजी कर देते हैं, वो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की हद तक इज्जत की प्रोसीडिंग्स कर देंगे। लेकिन वो ये मामला है इंस्टीट्यूशनल इंटरफेरेंस, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में ये हो रहा है, उसके लिए कौन सी कंटेम्प्ट वो भी कर सकता है। उनके पास भी इतनी पावर होती है डिस्ट्रिक्ट जज के पास कंटेम्प्ट की। तो देखिए वो कह रहे थे कि ये हमें, क्योंकि देखिए ये सुप्रीम कोर्ट है, इट हैज टू स्टैंड बिहाइंड इट्स जजेस, उनको पूरी प्रोटेक्शन देनी है, आइन को कानून की प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। उन्होंने यही बात अपने खत में लिखी कि इसके इंस्टीट्यूशनल लेवल पे इसका हल बताइए, कोड ऑफ कंडक्ट में बताइए, और एक कन्वेंशन बनाइए। लेकिन सर जिस तरह सर आबिद साहब, जिस तरह कोई बयान सामने आ रहे हैं, जैसे तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो जो है वो डिमांड कर रहे हैं कोई फुल कोर्ट की और इस तरह बाकी चीज़ें, तो इसको कोई इस मामले को पोलिटिसाइज नहीं होता देख रहे हैं आपके कोई सियासी जमात अपने ही फ़ायदे के लिए, या कोई कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। देखिए आप किसी को रोक तो नहीं सकते कोई चीज़ अपने फ़ायदे के लिए, सियासत है ना सर, सियासत में वो इस्तेमाल करेंगे। वो वैसे ही 1.5 साल से 2 साल से उन पे जो अताब आया हुआ है वो आप देखें तो कभी तो उनका कोई रिलीफ मिल जाए तो खुशी होंगे ना सर। लेकिन बात ये नहीं है। देखिए हक की बात की जाए, आप अगर वो बात गलत कर रहे हैं तो फिर आप उनकी तनकीद कीजिए कि जी आप गलत कर रहे हैं।
फुल कोर्ट की जो बात की उसमें मैंने भी और वकला तंजीमों ने में और लोगों ने भी रिक्वेस्ट की। देखिए हम डिमांड नहीं करते, हम सिर्फ इस्तदा करते हैं। हमारी इस्तदा ये है कि मामला इतना संगीन है, इसको फुल कोर्ट सुने, लेकिन सवाबदीद कमेटी की होगी कि वो फुल कोर्ट बनाते हैं। लेकिन आज चीफ साहब ने इंदिया तो दिया है, लेकिन देखिए ये मामला ऐसा है कि इसमें सारा कोर्ट बैठे, क्योंकि ये पाकिस्तान की बुनियादें हिल गई हैं। ये जो खत लिखा गया, अगर ये बात हो रही है कि इंसाफ मैसर नहीं हो सकता इस तरह के केसों में, किसी आदमी को जिंदान के पीछे रखना है, उसको उसको उसके खिलाफ एक्शन लेना है कि कोर्ट से उसको रिलीफ ना मिले। आपने खुद देखा सर पिछले दिनों में क्या हो रहा था, हाई कोर्ट आज अभी इनके पीटीआई वालों को बेल देती थी, वो बाहर निकलते उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। आप देखिए इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है, उनके 3 केसों चलें सर, अब साहब बहुत शुक्रिया, मेरा वक्त खत्म हो गया, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाजरीन मिलते हैं ब्रेक के बाद, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर मजीद इस पर बात करेंगे कि आखिर ये मामला हल कैसे हो सकता है, इसको रोका कैसे कैसे जा सकता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे, मामला वही है अच्छे जैसाबान का, मामला वही है बारिश सबूत का, और मामला वही है इंक्वायरी का कि इंक्वायरी जो है वो इस मामले की कैसे होगी, किस तरह जो है अगर कोई इसमें मुलव्वस हैं लोग तो उन्हें किस तरह उनकी निशानदेही होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो सकती है। इस पर बात करने के लिए हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन किया है हसन रज़ा पाशा साहब ने, साबिक चेयरमैन है पाकिस्तान बार कौंसल के, उनसे बात करने जा रहे हैं। पाशा साहब बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने का। ख़त के मामले पर पहले भी आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने अपनी राय दी, और आज हेयरिंग भी आपके सामने है। आज जो सवाल सर उठाए गए इस हेयरिंग के दौरान, कादी फैसल साहब ने, चीफ साहब पाकिस्तान ने, मुख्तलिफ जज साहबान ने जो इस बेंच का हिस्सा थे, वो बड़े काबिल गौर हैं और बड़े अहम सवाल हैं कि बारिश सबूत जो है वो किस पे आएगा सर। और अगर जज साहबान को, जैसे पहले भी आपने फरमाया था कि अगर जज साहबान को पहले जो है वो कुछ अर्सा पहले अगर कोई उन्हें प्रेशराइज कर रहा था तो उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की, और अब कार्रवाई क्यों हो रही है सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आज बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी हो गई जी। आज चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने तमाम बातें बता दी कि किस तरीके से हमने चीफ एग्जेक्टिव को बुलाया, हमने मीटिंग की, फुल कोर्ट मीटिंग हुई, 2 दफ़ा इस मामले पे फुल कोर्ट मीटिंग हुई, और हमने कोई घर में बैठ के मुलाकात नहीं की, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमेटी रूम में बुलाया। 3 बंदे थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्टर ऑफ लॉ और अटॉर्नी जनरल, इधर से सीनियर प्यूनी जज और रजिस्ट्रार साहब मौजूद थी। तो ये बड़ी एक जो क्रिटिसाइज किया जा रहा था और जो एतराज किए जा रहे थे वो सारे रिड्रेस हो गए। अब एक ऑर्डर उन्होंने बहरहाल किया इस 7 मेंबर्स बेंच ने कि आज हम हुकूमत को ये ऑर्डर कर रहे हैं कि किसी भी हाई कोर्ट के मामले में या सुप्रीम कोर्ट के मामले में या लोअर जुडिशरी के किसी मामले में इंटरफेरेंस ना करें। ये उन्होंने आज एक ऑर्डर कैटेगोरिकली जारी कर दिया। अब क्या तरीकाकार था, एक चीज और बलोच साहब जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक कमीशन पे भी एतराज हुआ, उनको तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब का नाम साबित ये हुआ कि ये 3 नाम कुछ दिए थे जिनमें तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब का सर फहरिस्त नाम था, और उन्होंने ही आगे जाके बताया जिलानी साहब को, जिन्होंने हामी भरी और फिर बाद में उन्होंने रिक्यूज कर लिया। तो इसलिए ये बातें कोई ढकी छुपी नहीं है, बल्कि ये सारी बातें पहले भी आई और आज उनको क्लैरिटी भी होगी कि ये बातें इस तरीके से हुई हैं। अब अगर देखा जाए तो अब हालात जिस तरह हैं, मैं समझ रहा हूं कि एक इंदिया ये भी दिया जनाब चीफ जस्टिस साहब ने कि हम शायद फुल कोर्ट ही बना लें, क्योंकि इस वक्त जो अवेलेबल जजेस थे 7 थे इस्लामाबाद में, इन्हीं पे मुश्तमिल बनाया, और बाद में यकीनन वो जो बाकी के तो फिर इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि क्या हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो वो प्रोविजन है जिसमें अपील प्रोवाइडेड है, उसके लिए बाकी जजेस साहबान को इसमें शामिल नहीं करना। तो बाहर
भी मेरा ख्याल है पाकिस्तान बार काउंसिल को भी शायद बुलाया है, सुप्रीम कोर्ट बार ऑलरेडी मौजूद थी, तो उनकी मौजूदगी में ये बातें। भाई साहब बताइएगा कि ज़ाहिर बात है पहले इस जो समाअत हुई है इसमें जो कमीशन बना था सदर जिलानी साहब के मुतलिक जो ट्रोलिंग हुई, उन्हें प्रेशराइज किया गया, उसको मुतनादा बनाया गया, बिलाखिर उस शरीफ आदमी ने जो है अपने आपको साइलेंट कर दिया, दस्तबरदार हो गए। अब समाअत हो रही है, ज़ाहिर बात है इसमें इंक्वायरी तो नहीं होगी, कोई ऐसी चीज़ सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी तो नहीं कर सकती। ज़ाहिर बात है कोई इंक्वायरी करने के लिए कोई कमीशन, कोई फर्दर कमीशन या कोई किसी इदारे को रेफ़र किया जाएगा मामला, तो किस तरह फिर ये सबूत कौन पेश करेगा और किस तरह आगे बढ़ेगा मामला सर? बलोच साहब यही तो बात है, असल में इस मामले को इतना पोलिटिसाइज कर दिया गया और सोशल मीडिया पे इतना शोर मपेला कर दिया गया कि असल चीज ही गुम हो गई। अब मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? जवाब आएगा नहीं। चूंकि अब आगे पहले आप देखिए कि 184(3) की कॉग्निजेंस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पनामा केस में, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? उसके लिए उन्होंने यही किया ना कि जेआईटी बनाई। इसी तरह अरशद शरीफ मरहूम का जो केस था, वो जब सुओ मोटो लिया तो उसके लिए क्या बनाया? जेआईटी बनाई। अब हम जाती तौर पे ये समझते हैं कि जो इन 6 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान का जो खत है और उसमें जो इल्जामात हैं, उन पे जेआईटी नहीं बनाई जा सकती और नहीं बनानी चाहिए। यानी 6 जजेस कोई आईजी या डीआईजी या किसी इंस्पेक्टर के रूबरू तो पेश नहीं हो सकते, तो यकीनन एक जुडिशियल कमीशन बनेगा और जुडिशियल कमीशन वही बन सकता है जो कि प्रैक्टिस भाई साहब मुझे बताइएगा सर कि जिस तरह ये कार्रवाई चल रही है, ज़ाहिर बात है कोई भी मामला अगर हो तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जिस तरह अरशद शरीफ साहब की जो है मरहूम की इंक्वायरी के लिए जेआईटी बनी, बाकी जो मामला कोई भी सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान में जाता है या किसी कोर्ट में जाता है तो कोई जेआईटी बनती है या कोई कमीशन बनता है, तो कमीशन तो फारग हो गया। कमीशन के सरबराह पे तो जो है वो तनकीद के नशे इतने बरसाए गए कि वो खुद ही चले गए। और फिर अगर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही है तो डेफिनेटली इसकी जो है वो कोई ना कोई इंक्वायरी तो होगी ना सर? जी बलोच साहब, आज हियरिंग में ये बात सामने आई और डिस्कशन भी हुई इस बात पे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद तो ना ही इंक्वायरी करनी है ना इन्वेस्टिगेशन करनी है, और इसके लिए लामहला तौर पे इनको कमीशन की तरफ ही जाना पड़ेगा। और अगर कमीशन बनेगा तो फिर वही एविडेंस कलेक्ट करेगा। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट, आपने देखा कि पनामा केस में जेआईटी बनी, अरशद शरीफ वाले केस में जेआईटी बनी, और भी ऐसे कई मैटर्स हैं जो 184(3) की कॉग्निजेंस जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ली तो उसकी जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन है वो फिर किसी कमीशन ने की या जेआईटी ने की। जेआईटी को तो हम नफी करते हैं, हम नहीं समझते कि 6 आला तरीन अदलिया के जो जज साहबान हैं उनको किसी आईजी या डीआईजी या किसी इंस्पेक्टर के रूबरू पेश होना चाहिए। हाँ, अदलिया से मुतल्लिका कोई ऐसी पर्सनैलिटीज हों जिन पे मुश्तमिल ये कमीशन बने, तभी ये मुमकिन हो सकेगा कि कोई तय तक मामले की पहुंचा जा सके। सर मुझे बताइएगा कि आज जो खत मिले हैं, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान को खत मिले, आज सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में खत चले गए, तो इसकी इंक्वायरी के लिए फोरम क्या होगा? जारी बात है पुलिस के पास मामला जाएगा या कैसे होगा सर ये? बलोच साहब, पुलिस के पास तो मामला चला गया है, लेकिन इसकी टाइमिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है। आप ये देखें कि ये आया है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो मंजूर किया कि इसको 184(3) के तहत मैटर को हमने 7 मेंबर्स बेंच में पेश करना है। उससे अगले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये लेटर आ गए और फिर लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जजेस को मिले और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये चीफ जस्टिस समेत 3 और जजेस को मिले। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसमें मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी सूरत हाल क्रिएट की जा रही है मैं कि जो शायद ये या तो कोई एडवेंचर करने वाले लोगों ने किया है या फिर की ऐसी तीसरी कुव्वत जो इस सूरत हाल से फायदा उठाना चाहती है कि अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट या एजेंसीज के दरमियान
एक ऐसी तफरीक बन जाए कि जिससे मामला और एग्रीवेट हो। तो मैं नहीं समझता कि ये जिस तरह ये प्रिटेंड किया जा रहा है या ताने बाने हमारी मुल्की एजेंसी की तरफ किए जा रहे हैं उधर हो, चूंकि इस तरह तो मुमकिन नहीं है। लेकिन किसी तीसरी कुव्वत की जो एडवेंचर है उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने हमें वक्त दिया। आज हम आपको एक और रिपोर्ट के मुतालिक भी बताना चाह रहे हैं नाजरीन, और ये रिपोर्ट बड़ी अहम है। रिपोर्ट है टीटीपी की अफगान सरपरस्ती के हवाले से, और अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम ने ये रिपोर्ट पेश की है, और बड़ी अहम रिपोर्ट है जिसमें ये चीज़ें साबित हो रही हैं कि अफ़गान तालिबान जो है वो किस तरह सरपरस्ती कर रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, और किस तरह जो है वो टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं वो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पे जो है अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि टीटीपी जनूबी वसी एशिया के लिए इंतहाई ख़तरा बन चुकी है, और टीटीपी की जानब से हमलों को अफगानिस्तान से मदद फराहम की जा रही है। ये रिपोर्ट है सिक्योरिटी कौंसिल की। इसके अलावा ये कहा गया इस रिपोर्ट में कि टीटीपी को अलकायदा की जानब से भी मदद फराहम की जा रही है। टीटीपी तहरीक जहाद पाकिस्तान के नाम से भी काम कर रही है, जिसे अफगानिस्तान से हमायत मिल रही है। ये रिपोर्ट है सिक्योरिटी कौंसिल की। और फिर ये कहा गया है कि टीटीपी में अफगान शहरी बड़े पैमाने पर शामिल हो रहे हैं, जो कि बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है कि जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगान हुकूमत की तरफ से सपोर्ट मिल रही है, और जो अमरीकी साख्ता असला है वो भी टीटीपी के ज़ेरे इस्तेमाल है, जो इसे पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये रिपोर्ट जो है ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की नहीं है, किसी और मुल्क की नहीं है, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की जो मॉनिटरिंग टीम है उसकी रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में मज़ीद जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके मुतालिक आपको बताएं तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता जुलाई में अलकायदा ने अपनी ज़ेरे इस्तेमाल तमाम गाड़ियाँ टीटीपी के हवाले कर दी। अब इसमें मज़ीद ये कहा जा रहा है कि अलकायदा ने टीटीपी के पाकिस्तान में हमलों में मदद के लिए जो है कमांडोज दिए। ये रिपोर्ट है। फिर सितंबर में होने वाले चतराल के हमले में भी अलकायदा ने टीटीपी को असला से लेस किया और अपने जंगजू भी फराम किए। फिर अफगान तालिबान की जानब से 70 से 200 टीटीपी को जंगजुओं की गिरफ्तारी और बॉर्डर से दूर इलाकों में नकल मकानी पाकिस्तान की जानब से प्रेशर से बचने के लिए की गई। फिर इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अफगान तालिबान की जानब से टीटीपी को दिए जाने वाले असला में शामिल M24 स्नाइपर राइफल्स, M4 कार्बिन और M16A4 राइफल्स भी दस्याब हैं। और ये वो असला नाजरीन जो अमेरिका ने जो है वो छोड़ा था और अब इन दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल है, जिसे पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकी जाए। अब जारी बात है कि पाकिस्तान अपनी कार्रवाई करता है दहशतगर्दों के खिलाफ, तो फिर चीज़ें जो है आगे बढ़ती हैं। यह था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।